नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी HSSC की 30वीं क्लास है। इंग्लिश का हमारा टॉपिक है द एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के मैंने तीन भेद बताए थे। सिंपल एडवर्ब, आगे दूसरा आएगा रिलेटिव एडवर्ब और फिर उसके बाद तीसरा आएगा इंटरोगेटिव एडवर्ब। तो जो सिंपल एडवर्ब है उसके 7 से 8 उपभेद हैं। हमने 5 उपभेद पढ़े थे पिछली क्लास में। आज छठा उपभेद है इसका, एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन यानी कि क्रिया जो हुई है वो किस कारण से हुई है, या फिर इसको एडवर्ब ऑफ रिजल्ट भी बोलते, परिणाम। किस परिणाम के कारण हुई है क्रिया, जो हुई है वो किस कारण से हुई है, उसका परिणाम क्या है। इसमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है जैसे एज दैट। एज दैट कौन सा एडवर्ब है? ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। जैसे सिंस, सिंस होता है तब से। जैसे फॉर, सिंस मैंने बताया था कि निश्चित समय के लिए, और फॉर होता है अनिश्चित समय के लिए। उसके बाद सो इसलिए, दैट ताकि, बिकॉज क्योंकि, क्योंकि में कारण दिखाया जाता है, बिकॉज। उसके बाद में इसमें आता है सीइंग दैट। सीइंग दैट इस शब्द का प्रयोग भी हमेशा एडवर्ब ऑफ रीजन के लिए किया जाता है। सीइंग दैट होता है कि कोई चीज वह, दैट मानी वह, सीइंग मानी देख कर, वह देख कर। कोई चीज देख करके जब क्रिया होती है तो एडवर्ब ऑफ रीजन या फिर रिजल्ट होता है। एक होता है सच दैट, एक होता है देयरफॉर। देयरफॉर शब्द है ताकि, देयरफॉर होता है ताकि। सच दैट, सच माने जैसा, ऐसा है कि। सच दैट ऐसा है कि। और फिर हेंस भी आता है इस तरह, इस तरह। तो ये जो शब्द है ये पार्टिकुलर यूज होते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन के लिए। उसके बाद एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है नकारात्मक के लिए, नेगेटिव। इसमें हमेशा नो का प्रयोग होता है, नोट का प्रयोग होता है, नेवर का प्रयोग होता है, इन शब्दों का प्रयोग होता है। ये 7वां भेद हो गया। भेद नहीं, भेद का जब भेद होता है ना उसे उपभेद बोलते हैं। इसके बाद सिंपल एडवर्ब का जो 8वां उपभेद है ये होता है एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट, ये कंट्रास्ट होता है किसी चीज की विषमता प्रकट होना। कंट्रोवर्सी बोलते हैं जिसे, विषमता, विरोधाभास, कंट्रास्ट। जब क्या होता है कि क्रिया की जिस रूप से विषमता प्रकट होती है, जैसे मैं कहूं कि हाउयर, ये बोलते हैं हालांकि, चूंकि, हाउयर। एक आता है जैसे आल्दो। आल्दो, आल्दो होता है यद्यपि। आल्दो ही इज पुअर यट, आल्दो के साथ यट लिंकर का प्रयोग होता है। आल्दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। यट, यट होता है फिर भी। दो, दो का मतलब होता है यद्यपि। उसके बाद इवन इफ,
इवन इफ का प्रयोग भी होता है विरोधाभास के लिए, कॉन्टेक्स्ट के लिए। इवन इफ उसके बाद यट फिर भी। इवन इफ होता है भले ही, इवन इफ यट फिर भी। उसके बाद होता है नोवा जो उपभेद है वो होता है इसका एडवर्ब ऑफ पर्पज, किसी उद्देश्य को प्रकट करने के लिए। पर्पज होता है कोई उद्देश्य, जैसे इन ऑर्डर टू का प्रयोग होता है किसी का उद्देश्य प्रकट करने के लिए, पर्पज। इन ऑर्डर टू यानी कोई चीज कर्म में होती है, जैसे ही वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू गेट फर्स्ट डिवीजन। वह फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करने के लिए उसने कठिन परिश्रम किया, इन ऑर्डर टू। उसके बाद जैसे इस तरह का वाक्य विद ए व्यू टू, एक दृष्टि के साथ, विद ए व्यू टू, एक दृष्टि के साथ, ये भी एडवर्ब ऑफ पर्पस। सो दैट का मतलब होता है ताकि। वी ईट, हम इसलिए खाते हैं, वी ईट सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रहें। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। तो सो दैट का प्रयोग ताकि के उसमें सेंस में होता है। उसके बाद होता है कि 10वां भेद है कि जब कंपैरिजन किया जाए, कंपेयर किया जाए। कंपैरिजन होता है कि एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन होता है जब तुलना की जाती है, क्रिया के जिस रूप से तुलना का बोध होता है। जैसे इसमें एज के साथ एज का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें सो के साथ एज का प्रयोग होता है, और इसमें मोर के साथ सेकंड डिग्री के साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का प्रयोग होता है। इसमें सेकंड डिग्री लेस, हमेशा इसमें कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है, ठीक है। या सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा का प्रयोग होता है। ही इज द मोस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। ही इज द, जैसे बेस्ट, मोस्ट, लिटिल लेस, लेस्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री आती है इसमें सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में देन कंपेयर जब किया जाता है, या तो किसी एक के साथ कंपेयर किया जाता है या पूरे समूह के साथ। जब पूरे समूह के साथ तुलना होती है तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री आती है, और जब दो की आपस में तुलना होती है तो वहां सेकंड जो कंपैरेटिव जो डिग्री होती है उनके साथ देन का प्रयोग होता है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो 11वां उपभेद है एडवर्ब का, कि किसी की कंडीशन बताई जाए। एडवर्ब ऑफ कंडीशन। एडवर्ब ऑफ कंडीशन, शर्त, कोई चीज की शर्त बताई जाए। शर्त का बोध होता है या विस्तार का बोध होता है। एक्सटेंट होता है किसी का विस्तार, ठीक है, या किसी की हद के बारे में बताया जाए, हद के बारे में। कंडीशन कोई शर्त के बारे में बताया जाए। ये इसका लास्ट उपभेद है 11वां। इसमें इस तरह के शब्द आते हैं कि जैसे हेड ऑन, किसी कोई चीज पास होती है, हेड ऑन का प्रयोग करते हैं। इफ का प्रयोग इसमें होता है, इफ मानी यदि, इफ का प्रयोग होता है। अनलेस ऐसा ना हो कि, ऐसा न हो कि, क्या होता है कि अनलेस कंडीशनल वाक्य होते हैं, शर्तबोधक होते हैं। एक अंटिल होता है, ये होता है समय बोधक होता है। जैसे आई शैल फेल अनलेस यू हेल्प मी। यदि तुमने मेरी सहायता नहीं की तो मैं फेल हो जाऊंगा। अंटिल जैसे
आई शैल वेट अंटिल यू कम, जब तक तुम नहीं आ जाते मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर इसमें प्रोविडेड दैट, प्रोवाइड करवाना, प्रोवाइडेड दैट क्या होता है कि उपलब्ध करवाना, कोई चीज उपलब्ध करना। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइड मानी उपलब्ध करवाना। और उसके बाद एक इस शब्द का प्रयोग होता है एज लॉन्ग एज। तो ये टोटल 11 उपभेद है सिंपल एडवर्ब के। उसके बाद एडवर्ब के मैंने 3 भेद बताए थे। पहला सिंपल एडवर्ब, उसकी 11 उपभेद होते हैं छोटे छोटे। और जो दूसरा भेद है एडवर्ब का वह होता है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब होता है संबंधबोधक होता है क्रिया विशेषण। इसमें एक बात ये याद रखनी है कि संबंध बताया जाता है। और इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो डब्ल्यू परिवार के जो शब्द हैं, वाई, whom, who, where, ठीक है, डब्ल्यू परिवार के जितने भी शब्द होते हैं इनका प्रयोग होता है। डब्ल्यू परिवार में हाउ भी डब्ल्यू परिवार में रहता है, इनका प्रयोग होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शब्द हैं कि संबंधबोधक जो क्रिया विशेषण वाले ये जो शब्द हैं, ये संज्ञा के साथ संज्ञा की ओर इशारा करके और उनके साथ क्या स्पष्ट करते हैं कि समय का बोध कराते हैं, स्थान का बोध कराते हैं, कारण बताते हैं और उनका ढंग बताते हैं। मोटी बात यह है कि डब्ल्यू परिवार के जितने भी ये शब्द हैं ये संज्ञा की ओर इंगित करते हैं, संज्ञा की ओर इशारा करते हैं और उनके साथ क्या संबंध बताते हैं, समय का, स्थान का, मैनर का, यानी कि उस तरीके का, उस ढंग का, और रीजन, कारण का बोध कराते हैं। जैसे मैं कहूं कि दिस इज द रीजन। अब रीजन क्या रीजन है कि वाई क्यों सी वाज लेट, वह लेट थी। तो इसमें क्या बताया गया है, अप्रत्यक्ष क्वेश्चन है। इसमें जब डायरेक्ट किसी से क्वेश्चन किया जाता है तो साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं। और अप्रत्यक्ष प्रश्न होता है, जैसे मैं कहूं कि मुझे नहीं पता राम कहां जा रहा है, तो ये अप्रत्यक्ष प्रश्न हो गया। तो ये अप्रत्यक्ष है, दिस इज द रीजन, यह कारण वाई क्यों सी वाज लेट, वह लेट थी। तो ये अप्रत्यक्ष प्रश्न है, यहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग नहीं होता, फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। बट ये यहाँ जो ये वाई है, ये वाई शब्द यहाँ रिलेटिव एडवर्ब होता है। ठीक है, ये वाई जो शब्द है ये रिलेटिव वर्ब। इसका तीसरा भेद है वो है इंटेरोगेटिव। इसका तीसरा भेद है इंटेरोगेटिव एडवर्ब, यानी कि तीसरा जो भेद है वो है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जो क्रिया विशेषण होते हैं तो इनमें क्या होता है कि वाई, whom, who, where, how, डब्ल्यू परिवार के जितने भी ये शब्द हैं इनसे कोई प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न किया जाता है कि ऐसे आता है वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा, ये वाई यहाँ पूछा जाएगा। तो वाई का प्रयोग यहाँ इंटरोगेटिव एडवर्ब के रूप में हुआ है। मोटी बात यह है कि इनका प्रयोग जब संबंध बताया जाता है, इनका प्रयोग जब किया जाता है जब संज्ञा के साथ संबंध बताया जाए, जब तो ये होते हैं रिलेटिव एडवर्ब। और जब डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किया जाता है जब ये होते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब। 3 भेद होते हैं, सिंपल, रिलेटिव और इंटरोगेटिव।